Hi students, it's me, Vaishnadev, Professor of Mathematics. So today I am going to explain exercise 4.3 and few questions of this exercise which belongs to second year mathematics, part 2 mathematics. तो पहले 5 क्वेश्चन की हम वीडियो पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं. अभी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड हम चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या है? इफ देयर आर 3 वर्टिसेस ABC ऑफ द पैरेललोग्राम, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है जी, इसके आपके 3 वर्टिसेस गिवन है. फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स. आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में इसको कंसीडर कर लें जी, ABCD. अब A आपके पास गिवन है, B आपके पास गिवन है, C आपके पास गिवन है. और आपने जो क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है जी, अपोजिट साइड होती है वो आपस में पैरेलल होती है. यानी कि A भी पैरेलल है CD के और AD पैरेलल है BC के. तो हमने फोर्थ वर्टेक्स फाइंड आउट करना है और टेक्निक जो हमने यूज करनी है इसको सॉल्व करने के लिए वो स्लोप का मेथड यूज करेंगे. 2 पॉइंट स्लोप जो आपके पास होते हैं वो क्या होते हैं जी, y2 - y1 ओवर x2 - x1. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ AB. इसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे. AB आपके पास है, इसकी आपने स्लोप निकालनी है तो 2 - -1 और -2 - 7, तो ये आपके पास आ गई थी -1/3. इसी तरह स्लोप ऑफ CD निकालेंगे आप. CD की स्लोप आपके पास क्या है जी, 4 - y और 1 - x. 4 - y और 1 - x. स्लोप ऑफ AD, अब AD की स्लोप आपने निकालनी है जी, ठीक है. वो आपके पास क्या आएगी, y -1 और x -7. इसी तरह स्लोप ऑफ BC आप निकालेंगे जी, 4 - 2 और 1 - -2. तो ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म है. क्योंकि आपको बता दिया गया है कि ABCD पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम का मतलब ये है कि अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती है, तो A भी पैरेलल है CD के. ओके, तो अगर दो लाइन आपके पास पैरेलल है तो इसका मतलब उनकी स्लोप भी सेम है, इक्वल है. तो इसका मतलब AB की जो स्लोप है और CD की जो स्लोप है वो इक्वल होनी चाहिए अगर ये पैरेललोग्राम है. सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ AB? दैट इज -1/3. व्हाट इज द स्लोप ऑफ CD? दैट इज 4 - y over 1 - x. तो जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, आपके पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इज इक्वेशन नंबर 1, x + 3y = 30. ओके, नाउ आप देखिए जी स्लोप ऑफ AD और स्लोप ऑफ BC. तो ये जो AD की स्लोप है और जो BC, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, तो इसका मतलब ये होगा कि इनकी स्लोप भी इक्वल होगी. तो ये दोनों आपस में विद स्लोप इक्वल है. और स्लोप ऑफ AD आपके पास क्या है जी, आप कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज y + 1 over x - 7 which is equal to slope of BC which is 2/3. अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन बन गई जिसको आपने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया. तो अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये +3y और ये -3y आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो बचेगा 3x = 30. तो यहाँ से x = 10 आपके पास बच गया. x की वैल्यू जैसे आप पुट करेंगे इसमें 1 में या 2 में जिसमें मर्जी पुट कर लें तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी. तो यू गेट y. इन द एंड पॉइंट आपके पास क्या आ गया जी, P10 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. What is the question number 7 of 4.3 exercise? If A, B, C are 3 consecutive vertices of the rhombus. तो आपने प्रूफ क्या करना है जी, फाइंड 4 वर्टेक्स. ये देखिए जी, A, B, C कंसेक्टिव है जी, A की डायरेक्शन में. ऐसा नहीं है कि A के बाद आप C लिख दें, ऐसा नहीं लिखना. कंसेक्टिव का मतलब बिल्कुल जो साथ साथ है, A के बाद B ही लिखना है, B के बाद C ही लिखना है. और आपने फोर्थ वर्टेक्स फाइंड आउट करना है, दैट इज D, X और Y फाइंड आउट करना है. और इसमें दो बेसिकली चीजें पूछी गई है. एक फोर्थ वर्टेक्स पूछा गया, दूसरा उन्होंने कहा जो डायगोनल आपके पास है, ये जो नीली लाइन मैंने ड्रा की हुई है, ये डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एक बात पहले याद रख लीजिए कि जो रोम्बस होती है ये भी 4 साइडेड पॉलीगॉन होती है, ये भी पैरेललोग्राम होती है. एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम बट रिवर्स इज नॉट ट्रू. अच्छा जी, अब आप देखिए कि ये जो आपके पास मतलब आप टेक्निक यूज करेंगे इसको भी सॉल्व करने के लिए, फोर्थ वर्टेक्स को फाइंड आउट करने के लिए, बिल्कुल एज इट इज है जो कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 में की है. अब इसके बाद आपने स्लोप की टेक्निक वही अडॉप्ट करनी है इसको सॉल्व करने के लिए. फिर एक्स्ट्रा काम आपने ये करना है कि जो डायगोनल की लाइंस है ये आपने चेक करना है कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं. ओके, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब आपको पता है रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, तो आपने सबकी पहले स्लोप निकालनी है, AB की, BC की, CD की और DA की या AD की. जब आप AB की स्लोप निकालेंगे तो ये टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, y2 - y1 और x2 - x1. अब जिस मर्जी को आप x1 y1 कंसीडर कर लें, जिस मर्जी को आप x2 y2 कंसीडर कर लें. तो यहाँ पे आपने निकाल लिया जी -1
-2 3 -1, तो ये आपके पास -3/4। स्लोप ऑफ सी डी आपके पास इसके पैरेलल लाइन ये है जी सी डी, तो अब इसकी स्लोप आप निकालें, y -3 और x -6 आ गया आपके पास। ओके, फिर स्लोप ऑफ ए डी निकालें, ये आपके पास ए डी है जी। अब आपके पास जो स्लोप ऑफ ए डी होगा वो क्या होगा जी, y -2 और x -1। आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 - y और -1 -x, ऐसे भी आपके पास रिजल्ट सेम आएगा जब भी आप फाइंड मतलब कैलकुलेट करेंगे उसको फर्दर। नेक्स्ट आपके पास है स्लोप ऑफ BC, तो BC की स्लोप, क्योंकि AD के पैरेलल ये BC है, तो 3 -1 करें, 6 -3 करें, तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा जी, 4/3 आ गया। अब देखिए ABCD रोम्बस है, रोम्बस क्या होगी, इज आल्सो पैरेललोग्राम, और अगर पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब AB पैरेलल है CD के, ये देखिए AB पैरेलल है CD के, तो दोनों की स्लोप इक्वल होनी चाहिए, तो मैंने इक्वल स्लोप रख के एक इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। तो आप देखिए जी, हेयर AD पैरेलल है BC के, बिल्कुल ठीक है जी, ये देखें AD पैरेलल है जी BC के, तो अगर ये पैरेलल है तो इनकी स्लोप भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है जी, इक्वल होगी। AD की स्लोप आपने निकाली हुई है, BC की स्लोप आपने निकाली हुई है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब आपने क्या करना है जी, आपने इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन नंबर 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। तो आपने इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 12x 16y 120, 12x 16y 120, ओके। नाउ अब देखिए -2 के 3 के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास किसको, इक्वेशन नंबर 2 को, -12x आ गया, फिर +9y आ गया, और ये जब माइनस माइनस प्लस हो गया 30 आ गया। जब आप इनको ऐड करेंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 25y = 50, 150 बच गया, तो y की वैल्यू 6 आ गई। अब आप इस 6 को 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, दोनों सूत्र में आपके पास अगर आपने पुट इन 2 किया है तो जैसे आपने यहाँ पे y की जगह आपने 6 पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई। अब ये पॉइंट तो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपने चेक करना है कि ये जो आपके पास दो डायगोनल है, कौन कौन सा डायगोनल जी, एक आपके पास AC और दूसरा डायगोनल आपके पास BD, ये दोनों क्या होने चाहिए जी, परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो करना क्या सिंपल, D की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया, वो क्या है जी 2 और 6, आप यहाँ पे लिख दीजिए 2 और 6। अब आप देखिए, आप BD की भी स्लोप निकालेंगे, AC की भी स्लोप निकालेंगे, तो दोनों स्लोप आपने निकालने के बाद फिर क्या करना है जी, आपने चेक करना है क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो देखिए स्लोप ऑफ डायगोनल AC पॉइंट आपको गिवन है, तो आपने टेक्निक इस्तेमाल की 1/7, स्लोप ऑफ डायगोनल BD y -1 x -3, ये आपके पास -7 आ गया, क्योंकि y और x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं, x 2 है y 6 है। ओके, अब अगर तो दो लाइंस L1 L2 परपेंडिकुलर है तो इनकी जो स्लोप होती है ना, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए जी, स्लोप चेक करते हैं जी, स्लोप ऑफ डायगोनल AC इनटू स्लोप ऑफ डायगोनल BD, तो ये डायगोनल को देख लीजिए, ये आता है AC की आपने क्या निकाली है स्लोप 1/7 और डायगोनल BD की -7, ये आपके पास -1 आ गया, तो ये रिजल्ट सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये है कि दोनों डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये आपके पास सेकंड ऑप्शन भी क्लियर हो गई। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 9 आपको देखिए जी, ये पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन है, एक ये पेयर ऑफ पॉइंट है, एक ये पेयर ऑफ पॉइंट है, ये दो पेयर ऑफ पॉइंट बेसिकली एक लाइन बनाते हैं, एक तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है। तो आपने ये बताना है कि दोनों लाइंस के दरमियान रिलेशन क्या है, क्या ये पैरेलल है दोनों लाइंस, क्या ये परपेंडिकुलर है, या इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन भी नहीं है। तो टेक्निक फिर वही यूज करेंगे आप, y2 - y1 / x2 - x1। तो देखिए आपके पास जो ये पार्ट है वो मैं सॉल्व करवाने लगा हूँ जी। पहला पेयर ऑफ पॉइंट जो आपके पास है उसकी जो स्लोप होगी उसको आप A कह दें, अपनी तरफ से सपोज कर लें, ठीक है, इसको आप B कह दें 2 4, तो आप कहते हैं स्लोप ऑफ AB
माइनस टू, ये वाला हिस्सा हो गया 2 माइनस 1, तो ये हो गया 6 ओवर 1 दैट इज 6। अच्छा ये दूसरा पेयर ऑफ पॉइंट आपके पास क्या है जी, उसको आप सी कह दे 4 1 और डी कहते हैं जी 4 1 को, तो इसको आप कहते हैं जी स्लोप ऑफ सी डी। तो अगेन वही टेक्निक y2 माइनस y1, 2 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 4 1 माइनस 12। तो आप देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी डज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। तो ये पैरेलल तो गिरी, ठीक है। अब दूसरा, इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी डी। अब देखिए ए बी की 6 इंटू माइनस 1/2 12, ये आपके पास हो गया जी माइनस 1/2 डज नॉट इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब ए बी जो लाइन है नॉट परपेंडिकुलर टू सी डी, ये परपेंडिकुलर का सैंपल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और ए बी सी डी के परपेंडिकुलर भी नहीं है, ए बी पैरेलल नहीं है सी डी के, तो ऑप्शन इसका क्या होगा जी, नन ऑप्शन आ गया। तो होम असाइनमेंट के तौर पे मैंने आपको दो पेयर ऑफ पॉइंट्स दे दिए, एक ये और एक ये। आप चेक कर सकते हैं कि ये पेयर ऑफ पॉइंट से जो लाइन बनेगी और इस पेयर ऑफ पॉइंट से जो लाइन बनेगी, क्या वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या कुछ भी नहीं है। Now we are going to move question number 9 from exercise 4.3 part 2 mathematics. Equation of a horizontal line through 7 minus। अब आपने मालूम क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमने डिफरेंट इक्वेशंस मालूम करनी है लाइन की, और इसमें जैसे कि पहले आपको कौन सी इक्वेशन कही गई है, हॉरिजॉन्टल लाइन की। और हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है जी, जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है। तो ज्योमेट्री मैंने एक तरह से बना दी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन में ये एक पॉइंट है 7 - 9। तो ये मत कंसीडर कीजिएगा कि एक्स एक्सिस है, क्योंकि अगर आप इसको एक्स एक्सिस कंसीडर करेंगे तो आप कहेंगे जी वाई कंपोनेंट आपका 0 है। तो ये आपके पास कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आपने कंसीडर कर लिया, टेक्निक आपके पास ये होगी। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये x1 है, ये y1 है। और याद रखिएगा कि जो आपके पास स्लोप है हॉरिजॉन्टल लाइन की, अगर आपको बता दिया गया है हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप है वो 0 होती है। तो क्योंकि आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो आपके पास थीटा होता है वो 0 डिग्री होती है और tan 0 पे 0। हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो इंक्लिनेशन होता है वो 0 होता है। ओके, अब आपके पास क्या आ गया जी, स्लोप भी आ गई, पॉइंट x1 y1 भी आ गया। आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये हो गया y माइनस माइनस प्लस 9, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। स्लोप 0, x एज इट इज आएगा माइनस x1 क्या है आपके पास 7, तो ये क्वांटिटी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, तो y इज इक्वल टू -9। ये आपके पास लाइन आ गई थी। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है तो y इज इक्वल टू -9, लेट्स सपोज यहाँ पे -9 है, तो ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है जी। y इज इक्वल टू -9 के लिए अगर आपने इसके x कंपोनेंट को भी 7 तक लेके जाना है तो लेट्स सपोज यहाँ पे 7 है, तो ये एक पूरा पॉइंट बन जाएगा आपके पास इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, द नेक्स्ट वी वांट टू फाइंड आउट द वर्टिकल लाइन। अब जो वर्टिकल लाइन है वो कहाँ से पास कर रही है जी, तो सेम आपके पास है। अब ये आपने याद रखना है कि जो आपके पास स्लोप है वर्टिकल लाइन की वो अनडिफाइंड होती है, इन्फिनिटी होती है, क्योंकि इंक्लिनेशन जो आपके पास होता है आप निकाल भी सकते हैं tan π/2 पे अनडिफाइंड। तो इंक्लिनेशन आपके पास क्या होता है इस केस में π/2, इंक्लिनेशन ऑफ एन एंगल, ये आपके पास क्या होता है π/2। अब आप इसमें पुट कर दें, x1 है आपके पास, ये y1 है आपके पास, y माइनस 3 m आपके पास अनडिफाइंड हो गया, x माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, ये माइनस ये वाला और ये माइनस प्लस हो गया। ये आपके पास y माइनस 3 ओवर अनडिफाइंड x प्लस 5, तो नंबर ओवर इन्फिनिटी 0 होता है। एनी नंबर ओवर इन्फिनिटी इक्वल टू 0, ये हो गया जी x प्लस 5। यहाँ से आपके पास रिजल्ट आ गया जी x इज इक्वल टू -5। Okay, the next question is the line by
बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए इस लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ये जो मैंने लाइन ड्रा की है। और ऑब्वियसली जब भी कोई लाइन फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगी, सेकंड और फोर्थ को बाइसेक्ट करेगी, वो ओरिजिन से लाजमी पास करेगी। तो आपके पास ये पॉइंट होगा जी x1 y1। अब याद रखिए कि ये बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री और ये ऊपर वाला भी 45 डिग्री। तो इंक्लिनेशन आपके पास क्या आ गया कि 45 डिग्री। तो स्लोप आप निकाल सकते हैं जी 45 डिग्री पे दैट इज इक्वल टू 1। तो x1 भी आपके पास है। अब आप देखें सोल्यूशन y माइनस 0 1 इंटू एक्स माइनस 0, क्योंकि ये आपके पास वैल्यू मौजूद है। ये आपके पास y इज इक्वल टू एक्स इक्वेशन आ गई। ये आपके पास वो इक्वेशन है जो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। नो इट इज गिवन टू एज ए होम असाइनमेंट पार्ट डी। अब आपने उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो बाइसेक्ट कर रहा है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को। तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आप देखिए मैंने ज्योमेट्री बना दी है। अब इस ज्योमेट्री में आपने क्या करना है कि सबसे इंक्लिनेशन जो होता है ये 90 प्लस 45 135 होगा। तो जब आप इसके ऊपर 10 अप्लाई करेंगे तो आपके पास -1 आएगा। तो m की वैल्यू मैंने दे दी। टेक्निक यही यूज होगी। x1 y1 यहाँ पे भी आप देखिए ये ओरिजिन से पास करेंगे x1 0 y1 0। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होगी जो कि लाइन बाइसेक्ट कर रही है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 4.3 पार्ट 2 एक्सरसाइज पार्ट 2 मैथमेटिक्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इन सब पार्ट्स में आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है और डिफरेंट कंडीशंस आपको दी गई है। मैं हर फॉर्म से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये अभी आप कर भी चुके कि एक पॉइंट है जिसको आपने क्या कह दी थी x1 y1 और हैविंग स्लोप, उसकी स्लोप भी गिवन है जो कि आपको पता है जी m के बराबर होती है। अब ये टेक्निक इस्तेमाल कीजिए y माइनस व्हाट इज y1 दैट इज 5 और आपके पास m कितना जी 7 और इनटू x माइनस या -6 ये +6 हो गया। y माइनस 5 7x प्लस 42 ये y इधर ले आइए जी 7x माइनस y प्लस 42 प्लस 5 तो ये इधर 0 रह गया जी। 0 इज इक्वल टू 7x माइनस y प्लस 47। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई इक्वेशन ऑफ अ लाइन जब वो इस पॉइंट से पास कर रही है और उसकी स्लोप क्या है जी 7 है। ओके अनदर फॉर्म अगर आपको दो पॉइंट फॉर्म दिया गया तो मेथड तो बहुत ज़्यादा है। आप इन दोनों के मतलब पॉइंट से स्लोप निकाल सकते हैं, फिर आप दोबारा से वही टेक्निक अडॉप्ट कर सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म वाली। लेकिन अगर 2 पॉइंट फॉर्म आप इस्तेमाल करना चाहते हैं 2 पॉइंट आपको गिवन है तो आप इसको लेट कर लीजिए x1 y1, इसको लेट कर लीजिए x2 y2। अब इसमें पुट कर दें x माइनस व्हाट इज x1 दैट इज -5 तो ये +5 हो गया डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 9 माइनस माइनस 5 y माइनस y1 तो y1 आपके पास -3 है तो प्लस y2 माइनस y1 -1 और माइनस माइनस 3 तो ये आपके पास +3 हो गया। अब आप इसको सिंपलीफाई कर लें x प्लस 5 ओवर 14 y प्लस 3 ओवर 2 -1 प्लस 3 2 हो गया। ये और ये कैंसिल हो गया जी 7 x प्लस 5 7 को मल्टीप्लाई कर दें दूसरी तरफ 7 y प्लस 3 हो गया तो इट इज 7y प्लस 21 और x प्लस 5 सॉरी x की जगह हमने लिखना है जी y। अब इसको उधर ले जाएं x प्लस 5 माइनस 7y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। आप इसको लिख सकते हैं जी x माइनस 7y और माइनस 21 प्लस 5 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। थर्ड केस आप देखिए जो कि ई पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 4.3 का y इंटरसेप्ट आपको गिवन है जी -7। याद रखिए कि इंटरसेप्ट क्या होता है, x इंटरसेप्ट क्या होता है जब आप y को 0 पुट करें ठीक है और x की वैल्यू निकालें लाइन से। मैं आपको बता देता हूँ जी ax प्लस by इज इक्वल टू c। x इंटरसेप्ट का मतलब है जी इस इक्वेशन में पुट y इक्वल टू 0 इन 1। जैसे आप y को 0 पुट करेंगे तो x आपके पास क्या आ गया जी c ओवर a। तो अगर आप ऑर्डर पेयर में लिखना चाहें इसको तो x को पहले लिखेंगे y को बाद में लिखेंगे तो ये आपके पास x इंटरसेप्ट हो गया। और अगर आपने y इंटरसेप्ट लिखना है जी y इंटरसेप्ट आपके पास क्या होगा, आपने x को 0 पुट
आप x को 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो y आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज c ओवर b। ऑर्डर पे में आप लिखेंगे तो ये आपके पास ये बन जाएगा। दिस इज द y इंटरसेप्ट। अब देखिए y इंटरसेप्ट आपको गिवन है और y इंटरसेप्ट में आपने किसको 0 पुट करना होता है, x को। तो जब आप x को पुट करोगे तो पीछे तो c बचेगा, तो इसका मतलब ये है कि y इंटरसेप्ट बेसिकली c गिवन है आपको इस फॉर्म में। और स्लोप क्या है जी, -5। तो अब आप देखिए जी y इज इक्वल टू -5x और -c। तो ये आपके पास है इक्वेशन, और इसको अरेंज कर लें। 5x उधर जाके पॉजिटिव का हो गया प्लस y और -7 उधर जाके पॉजिटिव का हो गया इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ओके, नेक्स्ट आप देखिए कि आपको क्या गिवन है जी, x इंटरसेप्ट भी गिवन है, y इंटरसेप्ट फॉर्म भी गिवन है। तो ये आपके पास होती है जी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आपको जब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन हो तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू जो आपके पास होती है वो a के बराबर होती है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू जो होती है वो b के बराबर होती है। तो आप इसको सॉल्व कर लें जी रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए। तो दिस इज बेसिकली रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये जो आपके पास है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन x over a, what is a, -3, y over b, what is b, 4 is equal to 1। -12 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, इधर भी आप -12 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी आप -12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया 3 इंटू, ये जब 3 12 से कैंसिल हो गया कितना आएगा जी 4x, और माइनस ये -3y हो गया, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और 4 12 से कैंसिल हो गया 3 रह गया, और इधर आपके पास जी -12 आ गया। अगर आप इसको अरेंज करके लिखना चाहते हैं तो 4x - 3y + 12 = 0। तो ये आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 10। So this is the end of this lecture. Hope you understand.